पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सप्रेशन of the form, expression of the form f of x is equal to an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डैश 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 अप टू a नॉट expression of the form f of x is equal to an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 up to a naught is called as polynomial expression of degree n if an not equal to 0 and n belongs to whole number। तो इतना लिख लो, ये समझा देता हूं। if an not equal to 0 and n belongs to whole number। अच्छा, कौन सिद्धार्थ, ओके, क्या है, कैन यू, हाँ रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी। हाँ, यूट्यूब चैनल जो है रेजोनेंस का, उसके ऊपर अपलोड होगी, ठीक है। एंड आज ही तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे कल फिजिक्स की मिली थी वैसे ही मैथ्स की आज मिल जाएगी, ओके। शायद वो बायो वाले सर नहीं करते हैं, उनका कुछ अलग इश्यू है, पता नहीं। वो तो मेरे ख्याल से वही क्लियर कर पाएंगे बायो वाले सर। बाकी तुम्हें मैथ्स की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की तो मिल जाएगी। तो तुम बायो वाले सर के साथ बोल सकते हो इसके रिगार्डिंग, वो तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इफ an नॉट इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब यहाँ पे डिग्री n जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कहा जाता है उसकी डिग्री, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है हमें, n। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिग्री n का मतलब बनाना है हमें, तो उसके लिए देख लो, ये an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एंड ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हाईएस्ट पावर n नहीं रहेगी, फिर वो क्या हो सकती है, n माइनस 1। लेकिन हमने तो क्या बोला है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, तो उसकी वजह से an को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्योंकि वो 0 हो गया तो फिर वो डिग्री n का नहीं बन पाएगा एक्सप्रेशन, फिर वो कम डिग्री का और कम होता जाएगा। तो ये एक होना चाहिए, अगर हमें डिग्री n का बनाना है तो an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड इसी को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री के साथ आ रहा है ना ये कोएफिशिएंट, ये इनको नाम होता है ये an, an माइनस 1, an माइनस 2, इनको कोएफिशिएंट कहा जाता है। एंड इसमें से भी जो हाईएस्ट डिग्री के साथ आता है, जैसे कि x की पावर n के साथ an आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कहा जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है।
क्योंकि वो लीड कर रहा है, एक तरीके से बोला जाए तो हाईएस्ट डिग्री के साथ आ रहा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट भी इसको कहा जाता है। एंड ये तो हो गई एक कंडीशन अगर इसको डिग्री n का बनाना है। फिर उसके बाद ये जो पावर्स आती है ना सारे x की जो सारी पावर्स है वो होनी चाहिए होल नंबर। मतलब ये जो सारी पावर्स है n, n-1, n-2, ये सारी पावर्स कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो उसके लिए n का होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी केस में उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, अगर सारी पावर्स होल नंबर आ रही है तो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? ये क्या क्या होना जरूरी है? जितनी भी यस एक्स की सर। पावर है वो सारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। एंड जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या कहा जाएगा? उसकी डिग्री। एंड जो डिग्री का कोई उस हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा उसको कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया लीडिंग कोएफिशिएंट। एनीवे बाकी की जो सारी चीजें इनको कोएफिशिएंट कहते हैं, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो। ये जो होते हैं ना an-1, an-2 अप टू a नॉट, इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट। इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट। और उसमें से भी an को जो हाईएस्ट डिग्री के साथ आता है उसको कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन लिखो और इसमें से बताओ कि कौन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एंड अगर है तो फिर उसकी डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, तो वो आइडेंटिफाई करना है हमें। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन लिख लो, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें फर्स्ट है y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। फिर सेकेंड f of x is equal to x plus 1। थर्ड है f of x is equal to x square plus 4x cube plus x plus 1। फोर्थ में f of x is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर। फिफ्थ में f of x is equal to x square plus 1 by x square। तो चलो इसमें से तुम बताओ पहला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। है ना, पहला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्योंकि ये देखो x की जो सारी पावर से, यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है होल नंबर, यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है होल नंबर, एंड यहाँ पे 1 है। 1 है मतलब x की पावर कितना है? 0 है। 0। x की पावर 0 है, इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो x की पावर कैसी है? होल नंबर से। इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पहला वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। एंड इसमें डिग्री देखो, अब जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहा जाएगा उसकी डिग्री। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो हाईएस्ट पावर को उसको डिग्री कहा जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद इसकी जो डिग्री है वो डिग्री आ जाएगी यहाँ पे 3। एंड इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2। 2। लीडिंग कोएफिशिएंट है 2। लीडिंग कोएफिशिएंट है 2। तो ऐसे ही बाकियों के बारे में बताओ तुम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर किसी को सेकेंडली भी डाउट आ रहा है तो पूछ लिया करना उसी वक्त, ठीक है?
एंड आई होप कि तुम में से सारे के सारे इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेडिकल ले मतलब बायो में जाए या मैथ्स ले, ऐसा। तो ऐसा कोई है क्या तुम में से, मतलब जो कंफ्यूज्ड है? ओके, चैतन्य, अर्निता और तो ये देख लो, सिंपल सी चीज है। अगर तुम्हें मेमोराइज करना बढ़िया लगता है, मतलब मेमोराइज करना इजी होता है, तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम मैथ्स की तरफ आते हो, है ना, इंजीनियरिंग की तरफ, तो यहाँ पे मेमोराइज करने वाली चीजें तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन अगर उस कंसेप्ट का हो गया तो उसी कंसेप्ट को यूज करके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा होगी। मेमोराइज करने वाली जितना बायो में होता उतना तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें बढ़िया लगती तो फिर तुम मैथ्स में आ सकते हो। अगर मेमोराइज करना मतलब उसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, या तो तुम्हारे जो मार्क्स आते हैं मैथ्स में ज्यादा आते हैं या बायो में ज्यादा आते हैं, उससे भी तुम पता कर सकते हो। स्कोप तो ऐसे देखो, दोनों में अगर तुम आईआईटी में जाओगे, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो एनआईटी आईआईटी, ये दोनों को ही, है ना, तो दोनों तरफ है। कंपटीशन तो वैसे उधर तो ज्यादा ही मिलेगी मेडिकल की तरफ। मतलब हर एक पॉइंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आगे फिर कितने दिन तक, मतलब मेडिकल की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा दिन तक ये पढ़ना पड़ता है ना, बहुत साल लगते हैं उसको। इंजीनियरिंग तो 4 साल का होता है, उसके बाद तो जॉब भी कर सकते हो या आगे पढ़ भी सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर करनी पड़ेगी, कंपटीशन खास करके। आजकल बायो में थोड़ी सी कंपटीशन ज्यादा बढ़ गई। इस बार की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग में 9 लाख बच्चे थे जेई के लिए, एंड बायो में 15 लाख बच्चे थे। फिर उसको भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है कंपटीशन का। बाकी तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, तो जो तुम्हारे मार्क्स है वो तुम्हें इंडिकेट कर देगा, या तो फिर तुम्हें कौन सी चीजें बढ़िया लगती है, मेमोराइज करना या दिमाग को चलाना। बायो में ऐसा नहीं कि दिमाग को नहीं चलाना पड़ता, लेकिन मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा होती है। यहाँ पे मेमोराइज करने वाली चीजें कम है, और प्रैक्टिस से दिमाग को चलाना, ये सारी चीजें ज्यादा होगी इधर। सीट्स इन आईआईटी आर मोर देन, नहीं, नीट से तो कम ही है। आईआईटी में सीट 13,000 है, 13,000 है। लेकिन एनआईटी और इसकी मिला के, एनआईटी और आईआईटी की मिला के ज्यादा है, फिर मेडिकल से बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो सेकंड का बताओ तुम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल। है ना, इसमें डिग्री क्या है? पहले तो वन। पॉलिनोमियल तो है, एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0, पॉलिनोमियल तो है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल होगा अब ये, जिसमें सेकंड को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सेकंड तो पॉलिनोमियल है, उसमें डिग्री कितनी है उसकी 1, डिग्री उसकी 1 है। एंड उसमें जो कोइफिशिएंट है उसका, लीडिंग कोइफिशिएंट, वो भी 1 ही है। लीडिंग कोइफिशिएंट वो भी वहां पे कितना है, 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड बताओ, क्या पॉलिनोमियल है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि डिग्री, हाईएस्ट डिग्री का पहले तो पावर्स देखना सारी होल नंबर है क्या, तो सारी पावर्स होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी होती है डिग्री, एंड उसी का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर 3 है एंड उसका कोएफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो थर्ड भी पॉलिनोमियल है, उसमें उसकी डिग्री है 3 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट वो है वहां पे 4, लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है। ठीक है, थर्ड में लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है।
फिर उसके बाद फोर्थ की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको अभी हमें ये x+1 क्यों कंसिडर नहीं करना, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, इसको एक्सपांड कर देना है। एक्सपांड करने के बाद जो आएगा उसके बारे में बात करनी है। तो इसको जब तुम एक्सपांड कर दोगे फोर्थ में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x² + 2x + 1। तो एक्सपांड कर दिया, ये हमें मिला, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब उसमें डिग्री क्या आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 2, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा यहाँ पे 1। फिफ्थ बता पॉलिनोमियल है क्या? फिफ्थ नो सर। फिफ्थ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है ना, नो है ना? सर। नो सर। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री मतलब यहाँ पे पावर ये कितनी है, 2 है। यानी ये देखो, ये पॉजिटिव। जो ऊपर आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस नेगेटिव। से पावर -2 हो जाएगी, तो होल नंबर थोड़ी है। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, ये f(x), ये x², और ये नीचे वाला जब x² ऊपर आ जाएगा तो x की पावर -2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। तो ये देखो पावर तो होल नंबर नहीं है, इसकी है लेकिन इसकी नहीं है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो फिर उसमें डिग्री और कोएफिशिएंट की बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना आ जाएगा? यस सर। यस। चलो लिख लो इसको जल्दी। हो गया? हो जाए तो बता दिया करना, ठीक है? ताकि फिर क्या आगे आइडिया नहीं लग पाती कि किसका बाकी है किसका नहीं बाकी है। वैसे अभी ये Done, कुछ sir. दिनों की बात है, बस थोड़े दिनों में तो शुरू ही हो जाएगा ऑफलाइन। डन सर। हो गया, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अब उसी से रिलेटेड दो थ्योरम्स हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही। तो उसको लिखो, या तो चलो पहले इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद उन थ्योरम्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो लिखो इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, उसको सिंपली हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, इसको क्या कर देंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ये हो रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री का बनाना है, तो क्या होना जरूरी है यहाँ पे, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अभी तो नहीं बोल सकते डायरेक्टली, लेकिन अगर हम इसको डिग्री n का बोल रहे हैं तो कौन सी चीजें होनी चाहिए? an is not equal to 0. an not equal to 0 and n belongs to
होल नंबर। तो ये दो चीजें होल बस। नंबर। इक्वेशन मतलब क्या है, एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर देने के बाद हमें मिलता है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन में जो कंडीशन थी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाने के लिए, सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। तो वहां पे वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन था, यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, तो उसके लिए भी ए एन को जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ए एन, एन एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तब जाके इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे डिग्री एन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 का इक्वेशन होता है। तो ये देखो ये आ जाएगा यहाँ पे ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे an माइनस उसकी जगह पे कोएफिशिएंट्स क्या ले लिए है, abc। ठीक है, तो ये abc उसके कोएफिशिएंट्स है। अभी ये क्वाड्रेटिक है क्या, बताओ, अभी क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्या इसको हम? यस सर। नहीं, थोड़ा सा सोचो क्या होना चाहिए ताकि फिर हम इसको क्वाड्रेटिक कह सके। ऊपर वाले को भी देखो, ये जैसे डिग्री n का है तो उसके लिए ये होना जरूरी था। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्या होना जरूरी है उसके लिए, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसमें, a। तो a नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, एन ए के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, फिर उस केस में हम इसको क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इसको क्वाड्रेटिक कहना है तो उसके लिए a को नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे भी अगर रैंडमली कुछ भी बोला, ये बोला गया क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, सिर्फ ये, तो कुछ भी नहीं बोल सकते हम इसके बारे में जब तक ये a कैसा है हमें पता नहीं होगा। a अगर 0 होगा तब तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये अगर नॉन जीरो होगा तब क्वाड्रेटिक होगा। तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए a को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, मेरे ख्याल से रूट्स के बारे में तो सभी को आइडिया होगी। रूट्स मींस ऐसी वैल्यूज जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, एट मोस्ट 2। एटमोस्ट 2 नहीं, 2 रूट्स, ओनली 2 रूट्स। ओनली 2, एग्जैक्टली 2। एटमोस्ट एटलीस्ट कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स होंगे। नेचर अलग अलग होगा वो बाद में देखेंगे हम, लेकिन अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है ये तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2। ठीक है, वैसे एटमोस्ट क्यों कहा था तुमने, कोई रीजन उसके पीछे? सर कभी कभी वन रूट भी हो जाता है, या इफ डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम होगा तो वो रूट्स नेचर है में ना, होते हैं। वो नेचर है, रूट्स तो 2 ही रहेंगे हमेशा। अब वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वो बाद में देखेंगे हम, नेचर ऑफ रूट्स में वो नेचर अलग अलग आएगा, रियल है, रियल इक्वल है, इमेजिनरी है, वो चीज अलग है। ठीक है, रूट्स तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने उसके रूट्स होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स, 4th डिग्री का है तो 4 रूट्स। तो सिंपली एक पॉइंट लिख लेते हैं इसके लिए, नंबर ऑफ रूट्स, number of roots of equation, roots of equation is equal to degree of the equation, degree of the equation, number of roots of the equation is equal to degree of the equation। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स रहेंगे, क्यूबिक के 3 रूट्स रहेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन के हमेशा होते हैं रूट्स, एंड एक्सप्रेशन के क्या होते हैं बताओ, एक्सप्रेशन के जीरोस। फैक्टर्स, फैक्टर्स कह सकते हो या जीरोस कह सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे हम जब आगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम देखने वाले, उसमें आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, वो जस्ट फॉर एग्जांपल, ये बाद में बताने भी वाला हूँ, ये कोई इक्वेशन है
मतलब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ये बना दिया एक्सप्रेशन ये होगा उसका f ऑफ x इज इक्वल टू, तो इस केस में इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो रहेंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो वो देखेंगे अभी, तो उसी के बारे में अभी हमें देखना है फैक्टर थ्योरम में एंड रिमाइंडर थ्योरम में, वो इससे रिलेटेड ही चीजें है। तो यहां तक तो क्लियर है क्या इक्वेशन तक? एंड ये कोई मेरे ख्याल से नई चीज तो तुम लोगों के लिए होगी नहीं, रूट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ये होता है ना। मे बी अगली चीज नहीं हो सकती है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, उसके लिए भी जो हम चीज यूज करने वाले वो नई नहीं होगी, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, है ना। तो लिखो तुम इसमें रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में इसका इसका यूज करने वाले डिविडेंड, ये डिविडेंड का डी है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा ही होगा, नंबर्स के लिए तुमने देखा होगा। अब हम देखने वाले इसको किसके लिए, एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे ये डिवाइजर डिविडेंड भी एक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, क्वोशिएंट भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा एंड रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आएगा, सारी चीजें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे। अभी तक तो तुमने मेरे ख्याल से नंबर के लिए देखा होगा, नंबर फिर उसका डिवाइजर भी एक नंबर, क्वेश्चन भी एक नंबर आएगा, रिमाइंडर भी एक नंबर होगी, तो ये देखा है। अब इसी को हम देखने वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में लिख लो तुम, इफ x minus a, if we divide polynomial f of x by polynomial f of x by x minus a, polynomial f of x by x minus a, then f of a is the remainder, f of a is the remainder। तो f of a वहां पे क्या होगी, उसकी रिमाइंडर होगी, ठीक है। तो वो कैसे आता है वो देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, f ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं, तो सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, f ऑफ x है, ठीक है। डिवाइजर बताओ क्या है, डिवाइजर कौन बताएगा, डिवाइजर क्या है, x माइनस ए। x माइनस है, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर x माइनस है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस रिमाइंडर, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगी तो रिमाइंडर के लिए r। तो ये देखो अब तुम यहाँ पे x की जगह पे जब हम a पुट करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, x की जगह पे a पुट करने पे 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। ये 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, तो हमें क्या मिला, बस रिमाइंडर बचा और वही मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a पुट करने पे क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 प्लस रिमाइंडर, तो यही f ऑफ a क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। तो
तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब तो डिविडेंड एफ ऑफ एक्स है, डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे थे, एक्स माइनस ए से, एंड क्वेश्चन कुछ आएगा, क्वेश्चन से यहाँ पे हमें मतलब नहीं क्या आता है, रिमाइंडर कुछ आएगा। ये इस तरीके से हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब उसके बाद एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो वहां से हमें क्या मिलेगा फिर, रिमाइंडर। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है। Yes, sir. यानी ये जो चीज है अभी हम देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, तो ये क्या होती, किसी जैसे क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना मेरे ख्याल से सभी को आता है, तुम लोगों को, है ना। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता है ना। Yes, sir. जैसे इसके फैक्टर्स बताओ तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स, कोई भी बता। So x minus 2 और x minus 1. ठीक है, सही है अंकुर, ऋषिकेश। x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ये तो क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। लेकिन जब आगे क्यूबिक इक्वेशन, 4th डिग्री का इक्वेशन, उसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसमें ये फैक्टर थ्योरम, ये एक रिमाइंडर थ्योरम हो गई, उसके बाद है फैक्टर थ्योरम, तो वो काम में आ जाएगा। ठीक है, तो वही इसी के लिए देख रहे हैं हम ये चीज। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है सभी को। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं अब फैक्टर Sir. थ्योरम। हाँ बोलो। Sir, why we put x value as a only? हाँ, बिकॉज वी नीड रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर उसी केस में मिलेगा ताकि जब x की जगह पे पुट करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो उस केस में डायरेक्टली हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि मतलब डिवाइजर गिवन रहेगा, डिविडेंड गिवन रहेगा, एंड हमें उसमें रिमाइंडर पूछा जाएगा कितना आएगा। तो उसमें सिंपली क्या करना है, जहां पे भी डिवाइजर जीरो हो रहा होगा तो वो वैल्यू हम x की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। फिर वो हम उस सारी चीजों से बच जाएंगे। वरना दूसरा तरीका तो है, ये मतलब ये वाला मेरे ख्याल से डिवीजन वाला, ये भी पता होगा, यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर x माइनस है यहाँ पे, फिर डिवाइड करते हुए चलेंगे, बाद में जाके हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर। ये तो तरीका है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है ना, डिवाइड करते चलो। जैसे मान लो ये x की पावर 4 है यहाँ पे, तो हमें x क्यूब से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करते हुए जाना, फिर रिमाइंडर आएगी बाद में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो अगर हमें डायरेक्टली रिमाइंडर चाहिए तो वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। while solving we put x is equal to 0 to get r, है ना। ऐसे तुम खुद देख लो, क्या x की जगह पे 0 पुट करने पे ये पूरी चीज कैंसल आउट हो रही है क्या, नहीं ना। फिर उसके इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा, a बचा हुआ रहेगा, तो डायरेक्टली हम रिमाइंडर को f ऑफ 0 थोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है अनुष्का। हाँ, while solving कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम के ऊपर। फैक्टर थ्योरम, तो उसमें हमें दो स्टेटमेंट लिखना है। लिखो, इफ x minus a is the factor, x minus a is the factor of f of x, then f of a कितना होगा बताओ।
चलो पहले ये बताओ रिमाइंडर कितनी होगी अगर फैक्टर है तो? अगर फैक्टर है तो Zero. रिमाइंडर कितनी आएगी? 0. 0 कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा एफ ऑफ ए क्या होती है, रिमाइंडर होती है अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, एंड अगर एक्स माइनस ए ही फैक्टर हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? 0, है ना? तो यहाँ पे एफ ऑफ ए आ जाएगा 0। इसी के लिए दूसरा आप उल्टा तरीके से लिखना है, इफ f of a is equal to 0, then x minus a is the factor of x minus a is the factor of f of x। ठीक है, अगर f of a 0 हो गया तो उस केस में x minus a is the factor of f of x। तो फैक्टराइज करते वक्त हमें इस पॉइंट की हेल्प लेनी है, मतलब वो f ऑफ x किसी ना किसी के लिए तो 0 हो रहा होगा, वो बता दूंगा मैं कैसे देखना होता है। तो वो अगर 0 हो गया, a के लिए f 0 हो गया, f ऑफ a 0 हो गया, तो इसका मतलब x माइनस ए उसका एक फैक्टर रहेगा। ऐसे लिखो, x माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से x माइनस ए एक फैक्टर रहेगा, इज वन ऑफ द फैक्टर्स of f of x, is one of the factors of f of x। तो ये हो गई यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। तो दोनों थ्योरम्स क्लियर है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लेते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, क्यूबिक को, 4th डिग्री को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया सभी का लिखना। और ये इनिशियल टॉपिक जो होते हैं ना, जैसे ये क्वाड्रेटिक हो गया, उसके बाद आता है एक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो रेयरली आते हैं, कभी कभी आते हैं मेंस में और एडवांस में। एडवांस में तो मेरे ख्याल से नहीं आते, मेंस में आते एक एक क्वेश्चन ट्रिगो, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, ऐसा रहता है। लेकिन इनके जो कंसेप्ट है ना, ये हर एक टॉपिक में यूज होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक के जो कंसेप्ट आएंगे आगे हम देखेंगे, वो हर एक टॉपिक में उसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे एडवांस का क्वेश्चन जो होता है, 2-3 टॉपिक्स के कंसेप्ट मिक्स करके बनता है ना, तो वैसे मतलब उसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट रहेगा, ट्रिगो का कंसेप्ट रहेगा एक ही क्वेश्चन में, एंड जो वो टॉपिक रहेगा, ऐसे मान लो हम सीक्वेंस सीरीज या किसी टॉपिक की बात करेंगे आगे, तो उस टॉपिक का तो कंसेप्ट वो रहेगा, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक का भी आ रहा होगा एंड सीक्वेंस सीरीज का भी आ रहा होगा, तो इन तीनों का कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए ये सारी चीजें परफेक्ट होना जरूरी है। एंड ट्वेल्थ में भी ध्यान रखना, 11th अगर स्ट्रांग होगा अपना, तो 12th बहुत स्मूथली निकल जाता है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है 12th में, क्योंकि 12th में बेसिक फंडा पहले जो 11th के टॉपिक्स होते हैं उसका यूज होता है, बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद जो 12th के टॉपिक्स है उनका कंसेप्ट वहां पे आएगा। तो 11th ही अपना परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर 11th में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, फिर 12th में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हमें चीजें समझने के लिए। लास्ट पॉइंट देख लो, यहाँ पे देख लो, इसका उल्टा ही तो लिखा है अनुष्का,
अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स तो रिमाइंडर तो जीरो होगी, ये तो हमें पता है, फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगी, तो रिमाइंडर क्या आती थी एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए जीरो हो जाएगा। अब इसी का उल्टा तो लिखा है, अगर एफ ऑफ ए जीरो हो जाता है किसी भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ ए जीरो हो जाता है तो एक्स माइनस ए उसका वन ऑफ द फैक्टर रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन लिखो तुम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल f of x, find the remainder when polynomial f of x is equal to x की पावर 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। वन। बहुत बढ़िया, कितने लोगों का आ गया है ये 1? तो हैंड रेस करके बता सकते हो या तो चैट में भी बता सकते हो। ऋषिकेश, फिर उसके बाद अक्षदीप, ईशा, तनीषा, चलो बढ़िया है, अर्पिता, बहुत बढ़िया, अनुष्का, चलो गुड, ठीक है, संस्कार, ओके, चलो ठीक है, ओके, अर्निता, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अब क्या करना था, स्वानंदी, चलो बढ़िया, मतलब आ रहा है लगभग। तो यहाँ पे क्या करना, x माइनस ए से डिवाइड करना था, तो सीधा हम क्या पुट कर देंगे, अब x की जगह पे 1, तो वो हमें क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x की पावर, ये कितना 1 आ जाएगा, ये -3 + 2 + 1, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली बहुत इजीली आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, वरना हमें क्या करना पड़ता, वो डिवाइड करने वाले तरीका, उससे भी आ जाता लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इससे तो इजीली आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग, पॉलिनोमियल्स p of x is equal to kx cube plus 3x square minus 3 and q of x is equal to 2x cube minus 5x plus k minus 5x plus k when divided by x minus 4 leave the same remainder then find k, leaves the same remainder then find k, then find k।
सर k इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 1 सही है, बहुत बढ़िया अक्षदीप, तनिषा, गुड। अनुष्का, करण, चलो बढ़िया है, ऐसा ही इंथू रखना है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है सक्सेसफुल होने में, तुम कितना मतलब इंटरेस्ट एंजॉय करना है पढ़ाई को, ऐसा एज अ बर्डन नहीं लेना है इसको, ठीक है। और क्लास में ढंग से सुनना, वो एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर होगा। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि क्लास में ढंग से सुनते नहीं, चीजें नोट्स तो बना रहे लेकिन क्लास में ढंग से सुनते नहीं है, तो फिर घर पे जाके उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते, वो क्लास नोट्स पढ़ना और फिर उसके बाद वो होमवर्क करना, जो भी होमवर्क हम देंगे यहाँ से। लेकिन जो क्लास में ढंग से सुन लेगा जो चीज है, फिर क्लास नोट्स रिवाइज करना, फिर उसके बाद होमवर्क करना, तो कम टाइम में वो कर लेता है वो सारी चीजें। एंड पढ़ाई को भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में रखना होता है, ये नहीं कि उठे और कुछ भी पढ़ने लग गए, कहीं भी उठे फिजिक्स ले लिया फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैथ्स ले लिया। तो वो सारी चीजें भी, अगर सक्सेसफुल और सही में तुम्हें कुछ करना है तो उसमें क्लास में सुनना, फिर उसके बाद नोट्स तो मेरे ख्याल से तुम लोग सब सही से बनाओगे ही, वो दो चीजें क्लास में, ठीक है। फिर डाउट्स जो भी आता है वहां पे वो तुरंत पूछ लेना, मतलब हिचकिचाना नहीं कि क्या बोलेंगे, कोई कौन क्या बोलेगा। तो वो सारी चीजें तो ये तो क्लास के लिए हो गई। जब घर पे तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें भी स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाई करनी है, ठीक। मतलब इतना घंटे इसको देना है, टाइम लगाना, ये धीरे धीरे सीखेंगे हम, अभी यूज टू नहीं है इसके साथ तुम में से कोई भी मेरे ख्याल से, क्योंकि 10th तक तो इतना कुछ होता ही नहीं है। जैसे ही 11th में आते हैं तो वो सिलेबस भी वास्ट हो जाता है, फिर टाइम मैनेज करना, ये करना, वो बहुत सारी चीजें है इसमें। जो तुम क्वेश्चन करते हो जरूरी नहीं कि वो सेम क्वेश्चन वहां पे आए, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि एडवांस इसी के लिए तो फेमस है। जो तुम यहाँ पे पढ़ोगे एज इट इज सेम क्वेश्चन वहां पे दिखे, ऐसा बहुत रेयरली होता है, सारे नए क्वेश्चंस होंगे। तो उस टाइम पे हमें जो हमने कंसेप्ट पढ़े उनको अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हमें घर पे करना है ना, क्योंकि कंपटीशन 9 लाख बच्चे हैं, तो 9 लाख के 9 लाख थोड़ी ना ये होते हैं, इसमें से 13,000 आईआईटी में जाके बाकी के एनआईटी में जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि 1 डेढ़ 2 लाख के आसपास बच्चे होंगे वहां पे, तो वो कुछ ना कुछ तो अलग करते ही होंगे, या हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और आगे जाने के लिए पढ़ाई तो वैसे मान लो 9 लाख बच्चे, तो उसमें से 6 7 5 6 लाख तो बच्चे पढ़ते तो होंगे ही, है ना। तो उसमें से, लेकिन उसमें से भी अगर हमें आगे जाना है तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में सब कुछ करना है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 आंसर आता है के का, आ गया बहुत लोगों का, संस्कार, ईशा, करण, चलो ठीक है। तो देखो कैसे, when divided by x minus 4, तो उस केस में दोनों क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, मतलब p ऑफ 4 एंड q ऑफ 4 क्या है, सेम है, सेम रिमाइंडर दे रहे, तो यहाँ पे p ऑफ 4 एंड q ऑफ 4 ये दोनों सेम है, ठीक है। तो p ऑफ 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64k, 64k प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे ये 48 -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128 माइनस 20 प्लस के, 128 माइनस 20 प्लस के, तो यहाँ पे देखो ये 63k, एंड जब कांस्टेंट को पूरे को इधर ले आएंगे तो वो भी 63 आ जाएगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें?
चलो हो गया ना सभी लोगों का लिख के? किसी का बाकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, है ना? धीरे धीरे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे यहाँ पे। पहले इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब पहले बोर्ड, फिर सीईटी, फिर मेंस, फिर एडवांस, ऐसे मान के चल सकते हो तुम। स्टेप वाइज क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएगी। अभी तो ये दो आसान से थे, इसके बाद अब लिखो तुम। एंड एक चीज मेरे ख्याल से ये पता है क्या तुम लोगों को, जितने डिग्री का डिवाइजर होता है, रिमाइंडर उससे 1 डिग्री कम की हो सकती है। ये पता है क्या पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कितने लोग, मतलब सभी को पता था ना, या लिखना है? चलो लिख लो तब भी यहाँ पे। मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, कम भी हो सकती है उससे। मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर is maximum degree of remainder is 1 less than the degree of divisor. ठीक है, 1 लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर की जो डिग्री होगी उससे 1 कम, ये रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री हो सकती है। ठीक है, डिवाइजर अगर 3 डिग्री का है तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री का हो सकता है? 2। हमेशा 2 डिग्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो 1 का भी हो सकता है, 0 का भी हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए, डिवाइजर अगर 3 डिग्री का है तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो इसी का यूज करना है अब एंड रिमाइंडर थ्योरम का। तो लिखो इसमें f of x पॉलिनोमियल f of x, ठीक है, पॉलिनोमियल f of x when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 1 and 2, 1 and 2 respectively leaves the remainder 1 and 2 respectively. Find the remainder when f of x is divided by x square minus 1. f of x is divided by x square minus 1. मेरे ख्याल से इसको फैक्टराइज करना आता है ना तुम लोगों को, ये x square minus 1, x square minus 1 के क्या होंगे फैक्टर्स? x plus 1 into x minus 1, है ना, कौन सी आइडेंटिटी की भी देखेंगे हम क्वेश्चंस। a square minus b ए square. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, उससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा, यहाँ पे देखो,
f of x when divided by x minus 1 leaves remainder 1, तो उस केस में रिमाइंडर 1 आ रही है, एंड जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे f of 1 एंड f of minus 1 ये कितना आएगा बताओ, f of 1 कितना आएगा, f of 1 रिमाइंडर थ्योरम से 1 1 एंड f of minus 1 कितना आएगा, 2 2, f of 1 आ जाएगा 1 एंड f of minus 1 आ जाएगा 2। ये तो हमें मिल गया, इसी का अब यूज करना है। उसके बाद अब f of x को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x स्क्वायर माइनस 1 से, तो इसके फैक्टर्स x माइनस 1 x प्लस 1, एंड इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने के बाद, एंड रिमाइंडर आएगी। अब रिमाइंडर बताओ मैक्सिमम कितने डिग्री की हो सकती है, रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री की, 1 डिग्री की। 1 तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे रिमाइंडर को ax प्लस बी। पता नहीं ना एग्जैक्टली 1 डिग्री की होगी या नहीं होगी, मैक्सिमम होने के चांसेस है 1 डिग्री की, तो उसको हम ऐसा लेके चलेंगे। अगर 2 डिग्री का हमें कुछ लेना है तो उसको हम ये ले लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 डिग्री का लेना है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसे लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे डिवाइजर 2 डिग्री का था, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री की हो सकती है, तो हमने उसको ये एज्यूम कर लिया, ठीक, एज्यूम किया है। अब a और b की हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट हेल्प करेंगे। f of 1 कितना है, 1 है, तो देखो x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये f of 1, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये f of 1 आ गया। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली टर्म 1 पुट करने पे 0 0 हो जाएगी, 0 ये 0 हो गई। और हमें क्या मिला बाद में, a प्लस बी, एंड f of 1 कितना है, 1 है, तो a प्लस बी 1 आ गया। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गया a और b में। फिर उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, तो f of -1, तो ये टर्म बताओ कितनी हो जाएगी -1 पुट करने पे, कितनी होगी, 0 0, क्योंकि -1 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 यहाँ पे पुट करते तो 0, तो उसकी वजह से पूरा 0, -1 इसमें पुट करना, तो उसमें देखो -1 यहाँ पे पुट किया तो -1 प्लस 1 0, तो उसकी वजह से पूरा फैक्टर ये टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -a प्लस बी, यानी f ऑफ -1 कितना है, 2 है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे देखो क्या हो जाएगा, a कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3/2, एंड b इज इक्वल टू 3/2, तो वहां पे इस किसी एक में पुट कर देना b की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगी, देयरफॉर रिमाइंडर r इज इक्वल टू a कितना है, -1/2, एंड b कितना है, 3/2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे -x प्लस 3/2, तो ये रिमाइंडर आ जाएगी, ठीक है। हाँ सही है तनिषा, तो ये रिमाइंडर है। क्लियर है कैसे निकाली गई है रिमाइंडर यहाँ पे, यस सर। चलो लिखो अब इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा सेम इसी कंसेप्ट का। Sir, how that 0 came? यहाँ पे देखो, अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा ना, देखो 1 - 1 0, तो एक अगर टर्म 0 हो गई, तो किसी भी टर्म को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 0 बन जाएगा। तो x की जगह पे 1 पुट करने पे ये 0 हो गया, तो ये 0 इस पूरे को 0 बना देगा, तो इसकी वजह से ये 0, ठीक है। सर हाँ f of -1 में -a कैसे आया, यहाँ पे हर जगह x की जगह पे हम -1 पुट कर रहे हैं ना,
तो जहां जहां x दिख रहा है हमें हर जगह -1 पुट करना है। जैसे x की जगह पे 1 पुट कर रहे थे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 पुट करने की वजह से ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0। ये कितना मिला हमें? a प्लस बी। अब अगर हम x की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं तो हर जगह -1 पुट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ये -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ये पूरी टर्म 0। तो यहाँ पे a इंटू -1 तो -a प्लस b। ठीक है, Yes, sir. हो गया ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। पॉलिनोमियल f of x, पॉलिनोमियल f of x, पॉलिनोमियल f of x when divided by x minus 1, x plus 1 and x plus 2 leaves the remainder remainder 5, 3 and 2 respectively, find the remainder when f of x is divided by x minus 1 into x plus 1 into x plus 2। ठीक है, क्वेश्चन में कैसा गिवन रहेगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके गिवन रहेगा, लेकिन अभी हमें क्यूबिक को फैक्टराइज करना नहीं आता है, उसकी वजह से मैंने इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक को फैक्टराइज करना, 4th डिग्री को फैक्टराइज करना देखेंगे। सही है तनिषा? मतलब इसमें अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, इतना। जैसे पहले वाले में इसमें क्या था? 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ए एंड बी 2 वेरिएबल थे, तो 2 इक्वेशन इजीली सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे सॉल्विंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सही है ऋषिकेश, 2 लोगों का आ गया है, बाकी लोग आ रहा है क्या? और किसी का? 2 लोगों का आ गया है, और किसी का आया है? चैतन्य, ठीक है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बस 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बन रहे थे। इसमें सबसे पहले f(1), ये तो मेरे ख्याल से तुम सब लोगों ने लिखी होगा, f(1) 5 है, f(-1) 3 है, एंड f(-2) ये कितना है? 2 है, ठीक है। ये तो हो गया होगा। उसके बाद अब f(x) इक्वल टू x-1 x+1 x+2, ये डिवाइजर है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। एंड रिमाइंडर अब बताओ कितने डिग्री की रहेगी मैक्सिमम? 2। मैक्सिमम 2 डिग्री की, क्योंकि ये जो डिवाइजर है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइजर कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री की रहेगी। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं, बार बार पेज पलटना नहीं है। तो यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x-1 x+1 x+2, ठीक है, इंटू क्वेश्चन क्यूब प्लस रिमाइंडर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आ गया। अब f(1) की हमें वैल्यू पता है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, ये वाली। तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से? 5, तो ये हमें 5 मिल गया। उसके बाद f(-1), वो भी हमें पता है, तो x की जगह पे -1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो वहां पे हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिला? 3, ठीक है। फिर उसके बाद f(-2) 2 है, तो x की जगह पे -2 पुट कर देंगे, तो -2 पुट करने पे भी ये 0 हो जाएगा इसकी वजह से, तो हमें मिलेगा 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड, एंड ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करते, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को बस अभी सॉल्व करना है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे हमें मिलेगा 2b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b इज इक्वल टू तो 1 आ गया, ये तो हमें मिल गया। फिर उसके बाद क्या करना है? अब ये तो सॉल्व हो गया। अब ये सेकेंड में से थर्ड को माइनस करते हैं, ताकि फिर हमें अब क्या मिल जाएगा? a भी मिल जाएगा। सेकेंड में से थर्ड को माइनस किया तो cc गया, फिर यहाँ पे a माइनस 4a तो -3a, एंड यहाँ पे b माइनस b माइनस ऑफ -2b, तो ये प्लस b आ जाएगा, माइनस करके देख लो, सेकेंड माइनस थर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, एंड b इज इक्वल टू क्या है? 1 है, तो -3 + 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब a मिल गया, b मिल गया,
तो बहुत इजीली ए और बी की वैल्यू इसमें पुट किसी एक में पुट कर दो तो सी मिल जाएगा। देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे पहले वाले में पुट कर रहे A0 B1, तो सी कितना 4, तो A0 B1 एंड C4 आ गया, तो रिमाइंडर इसमें पुट कर देंगे। अब वैल्यू ए की जगह पे 0 तो ये तो गया, फिर बी की जगह पे 1 एंड सी की जगह पे 4, तो रिमाइंडर आ गया x+4। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये। Sir, I didn't understood how A equal to 0 and C equal to. अरे इसमें से क्या किया हमने, ये सेकेंड माइनस थर्ड करोगे, सेकेंड माइनस थर्ड करने पे क्या हो जाएगा, ये सी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर a -4a वो कितना आ जाएगा, -3a। फिर उसके बाद -b माइनस ऑफ -2b, तो वो वहां पे +b बचेगा, n इज इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा तो 1, एंड b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी निकल चुकी है 1, क्योंकि जब हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो उसमें a एंड c कैंसल आउट हो गया, 2b इज इक्वल टू हमें 2 मिला, तो b इज इक्वल टू 1, ये मिल चुका है। अब b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो b की वैल्यू 1 है, इधर भी 1 है, तो वहां से हमें a कितना मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो -3a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो वहां से a इज इक्वल टू 0, तो a 0 हो गया, b 1 है, तो यहाँ पे देखो किसी एक में, इन तीनों में से किसी एक में पुट कर दो तुम a और b की वैल्यू, तो हमें c मिलेगा। तो पहले में a की जगह पे 0 पुट किया एंड b की जगह पे 1 पुट किया, तो c इज इक्वल टू कितना मिला हमें, वो उधर जाके 1 4। ठीक है, क्लियर है अब। Yes, sir. तो किसी को कोई डाउट, ये तो अभी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फैक्टर थ्योरम के भी देखने वाले हैं, लेकिन वो अपना होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो ये लिख लो जल्दी से। If we added the equations in first example, then why we are subtracting them here? अरे सॉल्व करने के हिसाब से ना, उसमें क्या हो जाता है, ऐड करने पे जैसे पहले में हमें बस सॉल्व करना है, उसके लिए ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बस वैल्यू निकलनी चाहिए ए और बी की। तो ऐड क्यों किया हमने यहाँ पे, ये प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे -a प्लस बी, ऐड करने पे ए कैंसल आउट हो जाएगा, बी मिला। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। उस केस में फिर हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, पहले ए की वैल्यू मिलेगी एंड फिर बी की मिलेगी, इतना होगा बस डिफरेंस। ठीक है, तो सॉल्व करते वक्त भी ध्यान रखना है हम क्या पहुंचे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज बाद में हमें मिले। सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो कौन से इक्वेशन को लेके क्या अप्लाई करने पे बहुत इजीली हमें चीजें मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैथ्स के लिए तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस का जो मटेरियल है वो मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें तुम्हें इतने मतलब हर एक टॉपिक के इतना सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे, वहां पे अलग चीज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10-12 बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिला के बनाए जाते हैं। अच्छा, अभी अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो तुम मॉड्यूल में से सॉल्व कर सके हो, है ना। धीरे धीरे 1-2 लेक्चर और हो जाने दो, फिर मैं खुद ही वो मॉड्यूल का मतलब भेज दूंगा तुम्हें, सॉफ्ट कॉपी वगैरह या जो भी होगा। ठीक, मतलब तुम्हें मॉड्यूल में इतने सफिशिएंट, मतलब हर टॉपिक का मान के चलो कि 200-300 क्वेश्चंस तो वहां पे रहेंगे, एंड मेरे ख्याल से एक टॉपिक के इतने क्वेश्चंस इनफ होते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट वे में जो बोल रहा हूँ ना मैं, पढ़ाई एक ही कंसेप्ट के 50 या 100 क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत मतलब मेहनत कर रहा हूँ, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेहनत भी तुम क्या कर रहे हो, एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन 100 लगा रहे हो, तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं ना इतनी। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देना, वो होता जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ, हम भी बताते जाएंगे, वो होगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। और किसी को कुछ पूछना है? एंड इसका रिकॉर्डेड 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिन्होंने भी व्हेन ऑफलाइन लेक्चर्स विल स्टार्ट। अभी तो वो मेरे ख्याल से मान सर एंड पाठक सर ही तुम्हें कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से वो जल्दी होने के चांसेस है। अभी तो पहले जो अभी 12th के बैचेस है, 11-12 के जो बैचेस है, उनको चालू करने का चल रहा है, फिर धीरे 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 1-2 वीक के अंदर मेरे ख्याल से सारे शुरू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है फिर। ओके।